है, पलक बाकी है। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले के टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। सिर्फ गुण ने नहीं पढ़ा है और दो बच्चियां और हैं, निमिषा एंड पलक, इन दोनों ने नहीं पढ़ा है। बाकी सारे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, टाशी से लेकर के, स्टैंजन से लेकर के, हर्षिता भी और कसक भी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले क्या था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी, और उसके पहले जो टॉपिक्स थे वो सारे कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर, एंड साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये सारे टॉपिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले है। तो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो पहला सेक्शन है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट समाप्त हो गया। जो दूसरा सेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें भी चार्जेस का ही डिस्कशन होगा, बट एक नया प्रॉपर्टी है, एक नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, नया सेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए मैंने कहा कि एक सेक्शन जो था इंट्रोडक्टरी वो खत्म हो गया, दूसरा सेक्शन जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, लेट मी स्टार्ट। अच्छा, ये स्टॉप शो, let me start. Write down the topic electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये सुना सुनाया टॉपिक है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, क्लास 10th में भी पढ़े होगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्लास 11th में पढ़े होगे ग्रेविटेशनल फील्ड। याद है? पढ़ा था ना? यस। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज समवॉट सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज जो है अपने अराउंड एक रीजन क्रिएट करता है, एक स्पेस क्रिएट करता है। दैट स्पेस, the electric charge will be having the property of applying a force of attraction or repulsion, or respond to a force of attraction or repulsion in that region, in that space, in that field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बेसिकली हर चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस जिस स्पेस में वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सके या दूसरे चार्ज के फोर्स को रिस्पॉन्ड कर सके, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। लिखो फर्स्ट पॉइंट, दैट स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज, space or region around a charge in which it interacts with another charge called as इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा था कि कोई भी बॉडी जिसके पास मास होती है, दैट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ अप्लाइंग, दैट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिएटिंग अ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इटसेल्फ। वैसे ही कोई भी बॉडी जिसके पास चार्ज होती है, दैट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड is created by every charge creates an electric field, creates an electric field around itself। सारे बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? रेस्पॉन्ड करते चले भाई। सारे बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। ओके, ये तो आवाज हर्षिता की थी। टाशी, गुण, कसक, स्टैंजन। यस सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? गुण एंड कसक? यस सर। रेस्पॉन्ड करते चले ना। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। मेरी क्लास में आपको हाँ ना बोलना पड़ेगा, या तो हाँ या तो ना। समझ आया तो यस, नहीं तो नो। नहीं समझ आया तो आई विल रिपीट। मैं कोई और तरीका अपनाऊंगा समझाने का, बट हाँ ना तो बोलना ही पड़ेगा कम से कम। ये खामोश रह के मेरी क्लास अटेंड नहीं कर सकते। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ।
कि खामोशी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। आप या तो हाँ बोले या ना बोले, और बेटर हो अगर किसी के आसपास में नॉइज नहीं हो रहा हो तो बेटर हो कि आप अपने माइक को ऑन रखें, और जब मैं पूछा करूं तो रेस्पॉन्ड क्या करें, यस और नो, ठीक है। आया या नहीं आया, दो ये सूरत हो सकता है। ये हल्का हल्का आया, हल्का हल्का नहीं आया, ये सूरत होता नहीं है, हम खुद से क्रिएट करते हैं असल में, या तो आया या तो नहीं आया, ठीक है। चलो, तो एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। लेट सपोज हम कोई चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं प्लस क्यू। चार्ज या तो प्लस क्यू हो सकता है या तो माइनस क्यू हो सकता है। तो मैंने एक चार्ज यहाँ पे कंसिडर कर लिया प्लस क्यू। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम ड्रॉ करते हैं ना, जिस तरीके से आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लास 10th में ड्रॉ करी थी, वो कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं, तो उसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। जैसे याद करो, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप पढ़े थे क्लास 10th में, तो वहां पे जो आपका मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल था, वो वहां पे एक अजम्पशन था कि हमने मान लिया कि जो मैग्नेटिक कंपास को जब हम किसी भी पॉइंट पे प्लेस करते हैं तो उसका नॉर्थ पोल किधर मूव करेगा, दैट इज हाउ यू ड्रॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। याद करो, वहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए हम लोग एक छोटा सा चार्ज कंसिडर करेंगे जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक। एंड दिस टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव कन्वेंशनली। इसको बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। दिस इज अ टेस्ट चार्ज, दिस इज अ टेस्ट चार्ज। ये इतना छोटा चार्ज है, इट इज अ वेरी स्मॉल चार्ज, इट इज अ वेरी स्मॉल चार्ज। ये इतना छोटा चार्ज है कि इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक। तो जब किसी टेस्ट चार्ज को हम किसी चार्ज के पास में रखते हैं, देखो आपका चार्ज जो कंसीडर्ड है वो पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा बोलो? क्या इस चार्ज को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? डेफिनेटली इस चार्ज को रिपेल करेगा। Yes. यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन यही होगा। कोई दिक्कत No. नहीं है, नहीं। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना है, आपको उस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा? टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां रखता हूं Q नॉट को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर। अगर मैं यहां रखता हूं Q नॉट को, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर। अगर मैं यहां रखता हूं Q नॉट को, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर। यानी कि किसी भी पॉइंट पे इस टेस्ट चार्ज को रखोगे किसी पॉजिटिव Q के अराउंड, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज ही होगा। Repulsion. होगा या नहीं होगा? Yes. हमेशा होगा। तो किसी पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाहोगे, तो पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी। हमेशा कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी, हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा। तुम बोलोगे सर ये आपने एरो धीरे धीरे छोटा क्यों किया? वो बताएंगे आगे एरो छोटा क्यों किया। तो जब कभी भी किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ पर कम होता जा रहा होगा। हाँ, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, इस वजह से एरो का लेंथ छोटा करते चले जाता है। आपको पता है ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो ग्राफिकली एरो से रिप्रेजेंट होता है, और एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताता है। तो एरो का लेंथ यहाँ पे ज्यादा होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज्यादा होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और कम होगी, और धीरे धीरे और कम होती चली जाएगी। लेकिन कहीं पे जीरो नहीं होती। ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है जाके कहां पे? इंफिनिटी पे। यानी कि किसी भी चार्ज के अबाउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इट विल टेंड टू इंफिनिटी, इट विल टेंड टू इंफिनिटी, टेंड टू इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टेंड टू इंफिनिटी, ठीक है। मैं ये पॉइंट लिख भी देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है बच्चे, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सभी को क्लियर है मेरे ख्याल में। चलो गुड, ये पॉजिटिव चार्ज का हो गया। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहूं मेरे प्यारे बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज कैसा होगा? ये माइनस क्यू।
अब जिस भी चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा चेक करनी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कहीं भी रख लो। मैंने यहाँ पे रखा टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, बाय कन्वेंशन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद करो क्लास 10th में आपने एक डेफिनेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, याद होगा आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन ये था कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। याद होगा डेफिनेशन आपको, अमाउंट ऑफ energy required to bring a unit positive charge from infinity to a point in an electric field called as electric potential। वहां पे डेफिनेशन शायद टीचर ने समझाया होगा या नहीं समझाया होगा, बट शायद आपको समझ नहीं आया होगा। ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था ना, वो क्या था, वो यही टेस्ट चार्ज है, वो यही टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। जब किसी भी पॉइंट से इंफिनिटी से अगर हम फील्ड के अंदर लेकर आते हैं किसी चार्ज के, तो कितना एनर्जी हमें कंज्यूम करना पड़ता है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और ये हम लोग पढ़ेंगे भी चैप्टर नंबर 2 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर हम ये बेसिकली आपको समझाएंगे भी कैसे ये होता है, हाउ कैन वी फाइंड दैट वर्क डन या दैट एनर्जी। ओके, तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था वो यही टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसकी वैल्यू बहुत कम होगी, यूनिटी के बराबर होगी, और ये कन्वेंशनली हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है? ओके, अब बताओ मेरे बच्चों, जब मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज को माइनस क्यू के पास रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, अट्रैक्ट करेगा ना। तो आप इस क्यू नॉट को कहीं भी घुमा लो, ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा, हमेशा डायरेक्शन यही होगा, हमेशा, क्योंकि हमेशा। नेगेटिव अनलाइक चार्जेस है ना। हाँ, अनलाइक चार्जिंग है इस वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी माइनस क्यू की वजह से, वो हमेशा रेडियली इनवर्ड होंगी। कैसी होंगी? रेडियली इनवर्ड होंगी। हमेशा रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा रेडियली इनवर्ड, ठीक, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा रेडियली आउटवर्ड। ओके, अच्छा, जो हम टेस्ट चार्ज को किसी भी पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं फील्ड के डायरेक्शन देखने के लिए, तो टेस्ट चार्ज के ऊपर तो फोर्स भी लगेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, और डायरेक्शन भी होगी फोर्स की। उस फोर्स के डायरेक्शन के हिसाब से हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सिंपल है, लेकिन फोर्स जो लगता होगा वो फोर्स क्या है, वही फोर्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि जब हम इस टेस्ट चार्ज को पोजीशन नंबर 1 पे रखेंगे, और टेस्ट चार्ज को पोजीशन नंबर 2 पे रखेंगे, और टेस्ट चार्ज को पोजीशन नंबर 3 पे रखेंगे, मेरे बच्चों बताओ गुण कि 1 पे या 2 पे या 3 पे फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट किस पे होगा, 1 पे या 2 पे या 3 पे? 1 पे, वो 2 पे 2 पे फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब होगा सबके पास है सर, 2 पे, 2 सबसे 2 पे पास है, इसलिए फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होगा 2 पे। तो क्योंकि फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होगा 2 पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा 2 पे। और 1 पे फोर्स मॉडरेट होगा 1 to 3 के बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मॉडरेट होगा 1 to 3 के बीच। और 3rd पे इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे वीकर होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीकर होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अगर वीकर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वीकर होगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन अगर अवे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अवे होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन अगर टुवर्ड्स होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स होगी। इस केस में आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा अवे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा अवे होगा फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, हमेशा अवे होगा, हमेशा। ये अपने से दूर फेंकेगा अपने टेस्ट चार्ज को, इसलिए हम चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
plus Q is always away from the charge, always, और माइनस Q से हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि हमेशा चार्ज के तरफ ही फोर्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द माइनस Q चार्ज, ऑलवेज। ठीक, कोई दिक्कत? अब हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। दो बातें। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई भी टेस्ट चार्ज जब किसी चार्ज के पास जाएगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन ऐसे भी कर सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट है या नहीं है? क्या? मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को जब चार्ज के करीब ले जाओगे, पॉजिटिव या नेगेटिव के करीब, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। मैंने बताया आपको, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जितना भी फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, एग्जैक्टली वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो किसी टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ये भी बन सकता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन टेस्ट चार्ज इज Q नॉट। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की यूनिट होगी कूलम, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स पे डिपेंड करेगा, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी वो क्या होगी? गुण बोलो। न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ओके, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? एट एनी डिस्टेंस r, एट अ डिस्टेंस r, r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हम देखते हैं, ठीक है। We have a test charge, point charge, let us suppose plus Q. इससे r डिस्टेंस पे, किसी भी r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट को मैंने P मान लिया, r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि उस पॉइंट पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, है नहीं है? तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड बताना होगा उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखो। ठीक, रख दिया। अब ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो प्लस क्यू है आपका जो मेन चार्ज है जिसको सोर्स चार्ज कहते हैं हम लोग, और जो टेस्ट चार्ज है, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? डेफिनेटली दोनों रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी पी पॉइंट पे? आउटवर्ड। क्या ये अवे होगी? यस। एग्जैक्टली अवे होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हमें वो कैलकुलेट करना है। इट विल बी अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, एफ ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यानी कि अगर मैं ई की मैग्नीट्यूड निकालना चाहूंगा पहले, तो एफ का मैग्नीट्यूड अपॉन क्यू नॉट। यूज करो कूलम्स लॉ बेटा। आप बताओ मेरे को इस पॉइंट पी पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा? यूजिंग कूलम्स लॉ पी पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा? बोलो ना बच्चे। Q2 है के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगा ना। के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगा ना। एक चार्ज आपका ये है पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, और दूसरा चार्ज जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पे क्या करते हैं? हमेशा टेस्ट चार्ज रखते हैं। हमेशा इस बात को दिमाग में बिठा लो, जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल आए वहां पे टेस्ट चार्ज लगाओ। चाहे मैग्नीट्यूड निकालना हो तब भी टेस्ट चार्ज रखो, डायरेक्शन निकालना हो तब भी टेस्ट चार्ज को प्लेस करो ही करो। अब देखो दोनों चार्ज, एक क्यू है क्यू नॉट है, एक क्यू नॉट है, तो क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना है आर, तो आर स्क्वायर। ये हो गई एफ की वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू है के इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट को मार डाला, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर भी तो था, आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ गया के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू आ गया के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या ये समझ आया? हाँ ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या ये मैग्नीट्यूड है ना सिर्फ? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to a point charge. Magnitude of electric field due to a point charge. Point charge की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी? E is equal to के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E is equal to के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होगा बेटा? देखिए मैंने क्या बोला, E is equal to वेक्टर E is equal to वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। Since E is a vector quantity, why? Because V is a vector quantity. F is a vector quantity. So direction of E will depend upon direction of F. ठीक, यहाँ पे क्या होगा? Direction of electric field will depend upon direction of इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? एफ के ऊपर। तो वॉट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ एफ, द सेम विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दिस क्लियर? यस टू ऑल ऑफ यू? ठीक, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका एक्सप्रेशन है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदाजा आप ये लगा सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, डिक्रीजिंग, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटीज का वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक पहले सवाल कर लो फिर वेक्टर फॉर्म पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ये कि लेट अस सपोज आई हैव चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम, I have a point charge of -4 microcoulomb and I need to find the distance, I need to find the electric field at point P which is at a distance of 50 centimeter from the point charge। ठीक है, क्वेश्चन है कि find electric field at point P and its direction। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताओ और उसकी दिशा भी बताओ, जल्दी से, कम ऑन चलो। कितना आंसर आया बोलो, कसक आंसर कितना है बेटा? कसक आंसर बोलिए। सर एक मिनट। ओके, गुण आंसर बताओ। सर -36 into 10⁻⁷ upon 25। -36 क्यों आया बेटा? Sorry, 36। -36 न्यूटन पर कूलम इज द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? Yes, sir। अच्छा, डायरेक्शन बोलो। Towards the charge। टुवर्ड्स द चार्ज, ओके, ठीक है। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। दिस वुड बी 50 into 10⁻⁻² मीटर, ठीक है, एंड दिस वुड बी 4 into 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड होता है KQ/R²। K है 9 into 10⁻⁹ और Q की वैल्यू है 4 into 10⁻⁶ और डिस्टेंस है आपका 50 into 10⁻² का स्क्वायर। तो ये होगा 9 into 10⁹ into 4 into 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाय 50 into 50 into 10⁻⁴। ठीक है, तो आपका ये कैंसिल होगा तो 10⁻+3 बचेगा। ठीक है, और फिर ये 2 0 कैंसिल होंगे तो ये 10 बचेगा, ये 1 0, ये 1 0, फिर ये 5 2 10। ठीक है, और ये 10⁻⁻⁴ चला जाएगा ऊपर, तो कितना होगा 9 4 36/5 into 10⁻⁴। 9 4 36/5/10⁻⁴। इतना ही आया था गुंजन? सर मेरा 10⁻⁷ आया था। क्यों आया 7? बोलो, तुमने क्या मिस्टेक करी वो देखो। आपने चेंज नहीं किया था क्या सेंटीमीटर को मीटर में? हाँ जी, वो नहीं किया था मैंने। हाँ, ये तो गड़बड़ है, इसको ठीक करना है ना। अभी तो इतने कैलकुलेशंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कूलम्स लॉ के पे बेस्ड, अभी ये तुम गलती करोगी गुंजन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल नाउ। अब तो हम लोग अच्छे अलग अलग कैलकुलेशंस करेंगे, नया फार्मूला आएगा, नए कैलकुलेशंस होंगे, ये मिस्टेक फिर अब अलाउड नहीं होगा। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही खत्म होगा हम लोग गॉस थ्योरम में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वहां पे तो फिर नया फार्मूला आएगा,
फिर नया कैलकुलेशन, नया टाइप के कैलकुलेशंस होंगे, फिर तुम कैसे करोगी, गड़बड़ नहीं करना है ना। यस सर। हाँ ध्यान देके चलिए। हाँ बेटा, बाकी बच्चों का आंसर है हर्षिता, टाशी पुंचुक। सर 36/5 कैसे आया? मेरा तो 36 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम आ रहा है। अरे ये वाला 5 है ना, 50 × 50 तो होगा ना, एक 5 से तो ऊपर कट गया। अच्छा 36, ओके, 4 दूना 8, ऊपर भी तो 2 है ना, 9 दूना 18 चौके 72, 72/5। एक सेकंड। ठीक है, ऊपर 9 × 2 = 32, 9 × 2 = 18, 4 = 72, और नीचे भी देखो 50 × 50, तो 2 0 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, बचे एक 5 यहाँ पे और एक 5 यहाँ पे, तो 5 से कैंसिल हुआ, 10 2 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, और दूसरा 5 बचा, वो तो बचा ही रह गया। तो 9 × 2 = 18, 4 = 72/5, यानी कि ये होगा आपका 5 1 = 5, और ये बचेगा 2, 5 4 = 20, 14.4 14.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इज द आंसर। यस करेक्ट है। चलो यस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म की। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म की देखो क्या है कि हमने क्या पढ़ा कि किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखोगे, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही होता है, और आपका जो सोर्स चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ही लगेगा हमेशा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा बेटा E = KQ/r², इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब वेक्टर कॉन्सेप्ट हम लोग कूलम्स लॉ में अप्लाई किए थे तो आपको याद होगा कि अगर ये आपका चार्ज नंबर 1 है और ये आपका चार्ज नंबर 2 है, तो आप जब 1 से 2 की तरफ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ r21 लगेगा, और जब 2 से 1 की तरफ आओगे तो r12 लगेगा। आपको याद है या नहीं याद है? सबको वेक्टर कॉन्सेप्ट आपको याद होगा मेरे ख्याल से। गुंजन, आपको मैंने पोजीशन वेक्टर पढ़ाया नहीं पढ़ाया? सर पढ़ा दिया। पोजीशन वेक्टर पढ़ा दिया, तो आपको याद होगा कि जब आप 1 से 2 की तरफ जाओगे, मान लो ये 1 है और ये 2 है, आप इधर से इधर की तरफ जाओगे तो ये होगा r21, और अगर 2 से 1 की तरफ आओगे तो ये होगा r12। याद है ना? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 1 एंड r12 होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 फ्रॉम 2। ये सब आपको याद होगा, ये जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। लेकिन अल्टीमेटली r21 का मैग्नीट्यूड और r12 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल टू r ही तो होगा, दोनों इक्वल होंगे और इक्वल टू r ही तो होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। हाँ, तो देखो Q0 जो है ये तो बहुत छोटा सा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, समझ लो ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, वेरी स्मॉल, जिसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो चार्ज नंबर 2 यानी कि टेस्ट चार्ज की वजह से सोर्स चार्ज पे यानी कि प्लस Q पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत छोटा चार्ज है, उसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, वो फोर्स लगा नहीं सकता। ठीक है, तो हम E21 या E12 निकालने की जगह पे डायरेक्टली हम E निकालेंगे। ठीक, इक्वल टू क्या होगा, KQ/ डिस्टेंस कितना है r, तो r, हाँ डिस्टेंस r है तो r²। अब हमें लेना पड़ेगा क्या, यूनिट वेक्टर, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी बनेगा, क्योंकि ये अभी तक जो है ये पूरा का पूरा स्केलर है। ठीक है, अब क्या लेंगे यूनिट वेक्टर, r21 ले या r12 ले, आप कोई सी भी ले लो। यहाँ पे अगर दोनों को आपने r मान लिया तो आप चाहो तो सिंपल r ले लो, r यूनिट वेक्टर ले लो, दैट्स इट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू KQ, क्योंकि देखो वहां पे जब कूलम्स लॉ में फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे हमारे पास दो चार्जेस थे, एक था Q1 और एक था Q2, और दोनों चार्ज की का सिग्निफिकेंस था। यहाँ पे हमारा एक ही चार्ज है प्लस Q, जिसके वजह से किसी P पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सॉरी, कैलकुलेशन के लिए हमने अपने तरफ से एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लिया जो कि बहुत छोटा है, जिसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अब ये जो चार्ज नंबर 2 है, ये चार्ज नंबर 1 को कोई फोर्स नहीं लगा सकता, तो हम E21 या E12 क्यों निकालेंगे, नहीं निकालेंगे ना, सिंपल E निकालेंगे, क्योंकि दूसरा वाला तो पॉसिबल ही नहीं। R12 या R21 या F12 और F21 जो हम कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे थे, वो इसलिए क्योंकि 1 भी 2 पे फोर्स लगा रहा था, 2 भी 1 पे फोर्स लगा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि सिर्फ 1 ही 2 पे लगाएगा, 2 1 पे नहीं लगा सकता फोर्स, ठीक। तो या तो सिर्फ हम E21 निकाल सकते हैं, E12 नहीं निकाल सकते, है ना, या तो सिर्फ ऐसा निकाल सकते हैं हम लोग, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू KQ अपॉन R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट वेक्टर। आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, ये चलेगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे E12 तो स्पेसिफिक ही नहीं है, तो E12 निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो KQ अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर R को क्या आप वेक्टर R अपॉन स्केलर R लिख सकते हो। याद होगा आपको, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन स्केलर होता है। यस सर। हाँ, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन स्केलर। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो कि दैट वेक्टर E विल बी इक्वल टू KQ अपॉन R का क्यूब इंटू R यूनिट वेक्टर, सॉरी इंटू वेक्टर R। ये आपका फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म। ये भी R और ये भी R, तो R स्क्वायर इंटू R विल बी R क्यूब और इंटू वेक्टर R। क्या समझ में आया, बोलो क्या सर समझ में आया, बोलिए, सबको समझ आया। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। आया समझ? यस। सिंपल है भाई, कुछ नहीं करा मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। एक आपके पास एक चार्ज है Q, उस चार्ज से किसी R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उसका वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर होगा, ये वाला होगा, ठीक। अब जब वेक्टर फॉर्म लिखना होगा तो हमें वेक्टर फॉर्म के लिए एक डायरेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस Q और Q नोट के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, तो इसी का यूनिट वेक्टर हम ले लेंगे R कैप, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि R12 और R21 का यहाँ पे एज सच सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जो चार्ज नंबर 2 है, जो Q नोट है, वो फोर्स नहीं लगाएगा Q1 पे, इसलिए दो वो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, R21 या R12, ठीक। तो हमने दोनों को R मान लिया, ठीक है। तो अब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन स्केलर, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक। तो R कैप की जगह पे R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। R वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो R ही है ना, यहाँ पे ये R ही तो है, तो R स्क्वायर इंटू R विल बी R क्यूब, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझ आया, बोलिए, क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ? यस सर। एक लाइन से सभी बोलिए भाई, हाँ ना बोलो कम से कम। यस सर। Yes, sir. कसक, तुमको समझ आया? तुमको समझ आया कसक? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसको हम लोग वहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कह रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर अनेक चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझो। लेट अस सपोज हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पे प्लस Q, ठीक है, और एक चार्ज है यहाँ पे माइनस Q, एक चार्ज यहाँ पे प्लस Q, यानी कि मान लो प्लस Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3, ये 3 चार्जेस है हमारे पास। अब इन तीनों चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी इस पॉइंट पे। किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने निकाल लिया KQ बाई R स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज्यादा चार्जेस होंगे तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ कैन वी कैलकुलेट? याद करो, जब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाया था, तो क्या किया था, किसी एक पॉइंट पे
या किसी भी एक चार्ज पे अनेक चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना था, तो सारे फोर्स को हमने वेक्टोरिकली ऐड कर दिया था। वही काम यहाँ भी करेंगे, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देंगे, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे मिल जाएगा। लेट अस सपोज मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे O, इस O पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3। हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है उस पॉइंट पे क्या करते हैं, सबसे पहली बात बताओ, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कसक, उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ऐप लिखते हैं ना, ऐप नेट ऑन। अगर क्या करेंगे सबसे हाँ, सबसे पहला काम वहां पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, सबसे पहला काम। इससे आसानी ये होगी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का करेक्ट डायरेक्शन बता सकते हो। देखो प्लस Q1 और यहाँ पे प्लस Q0, तो रिपल्शन या अट्रैक्शन, रिपल्शन। यस। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज E1 का डायरेक्शन ये होगा इस O पॉइंट के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज, अट्रैक्शन, इसका डायरेक्शन बताओ, अट्रैक्शन होगा। प्लस Q को Q1 जो है माइनस Q1 Q2 जो है वो अट्रैक्ट करेगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। थर्ड बोलो, रिपल्शन। सिंपल, Q3 है, Q3 जो है वो इस Q0 को रिपेल करेगा E3, तो E1 भी मिल गया आपको, E2 भी मिल गया आपको, E3 भी मिल गया आपको। देखो तीनों अलग अलग दिशा में, E1, E2 और E3 तीनों अलग अलग दिशा में है। तो जब तीनों अलग अलग दिशा में हो तो आप इसको एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, आपको वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर रूल ही लगाना पड़ेगा। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट एट O विल बी इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3। vector sum of all the electric field at point O, vector sum। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर, बहुत बढ़िया मैम। एक सवाल इसी पे बेस्ड, let us suppose I have an equilateral triangle, गुंजन, हमारे पास 3 पॉइंट्स है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमारे पास कितने पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे। एक यहाँ पे है प्लस Q और एक यहाँ पे है माइनस Q। ये है वर्टेक्स A, ये B और ये C, डिस्टेंस A और A। मुझे इस A पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। फाइंड the magnitude and direction of net electric field at A पॉइंट पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? कम ऑन जल्दी बताइए बेटा। ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, क्यों? सर वेक्टर एडिशन करेंगे। हाँ, पहले तो ये देखो कि B पे है प्लस Q, A पे प्लस Q की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या अवे होगा? पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे। ये प्लस Q की वजह से अवे होगा। क्यों होगा? क्योंकि A पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो A पॉइंट पे क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज रख लेंगे। टेस्ट चार्ज रखेंगे तो B की वजह से रिपल्शन होगा। ठीक, उसी लाइन में होगा, हमेशा उसी लाइन में होगा, ध्यान रखना, ऑलवेज उसी लाइन में होगा। ठीक है, माइनस Q की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन। यस, अट्रैक्शन। यानी कि हाँ, यानी कि दिस विल बी योर EB। कर लेंगे अब तो। सॉरी, हाँ, एंगल आपका 60 डिग्री होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने पहले बोला ना, तो आपका ये एंगल होगा 60 डिग्री और ये भी एंगल होगा 60 डिग्री और ये भी एंगल होगा 60 डिग्री। ये होगा आपका, दिस विल बी योर EC। ठीक है, और ये EB हो गया। अब ये एंगल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, बोलो? 120 डिग्री। 120 डिग्री। 120। हाँ, आपको 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिला यहाँ पे, एक मिला EC और एक मिला EB, और EB ये रहा आपका और
EC आपका ये रहा, ठीक, और ये एंगल है 120 डिग्री। तो क्या करोगे, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल टू क्या होगा, EB और प्लस EC, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो पहले EB का आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या होगा, KQ अपॉन RS स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, B और A के बीच में A डिस्टेंस है ना, तो KQ अपॉन A स्क्वायर, और EC का मैग्नीट्यूड बोलो कितना होगा, KQ अपॉन A स्क्वायर, A स्क्वायर, A और C के बीच में डिस्टेंस कितना है, A है ना, A स्क्वायर, यानी कि इसको भी आप E कह सकते हो और इसको भी आप E कह सकते हो, यानी कि ये भी आपका E बन गया और ये भी आपका E बन गया। दो वेक्टर जब इक्वल हों, याद करो गुंजन, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया तुमको, दो वेक्टर जब इक्वल हों तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली इक्वल एंगल पे होता है। यहाँ पे होगा E नेट कितने पे, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे क्यों, इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर से इक्वल एंगल पे निकलता है, ऑलवेज ऑलवेज। अब E नेट की वैल्यू आप निकाल लो। E नेट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला पता है ना आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, अंडर रूट, यहाँ पे एक वेक्टर है E, दूसरा वेक्टर भी है E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2 इंटू E cos 120 डिग्री, cos 30 cos 120 की डिग्री वैल्यू कितनी होती है, जेई वाले बच्चे हैं बताइए, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से। -1 -1/2 -1/2, वेरी गुड, -1/2, ठीक है। बार बार ये बताऊंगा नहीं मैं कि cos 90 प्लस थीटा कितना होता है। देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, थर्ड में होता है cos नेगेटिव, फोर्थ में होता है cos पॉजिटिव, और सेकंड और थर्ड दोनों में cos होगा नेगेटिव। 120 सेकंड डिग्री में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 120 है तो cos 120 डिग्री को आप लिख सकते हो cos 90 डिग्री प्लस कितना, 30 डिग्री, cos 90 प्लस 30 लिख सकते हो ना। जब भी 90 डिग्री आता है तो चेंज होता है, यानी कि ये साइन हो जाएगा माइनस साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो cos 90 प्लस 30, जब भी 90 डिग्री वाला, यानी कि जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स हम करते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब हम करते हैं 90 प्लस आता है तो हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। तो cos का क्या हो जाएगा, साइन, और ये 30 डिग्री, साइन 30 है, माइनस साइन 30, साइन 30 वाली कितनी होती है, 1/2, -1/2, तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर कितना होगा, 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू -1/2, 2 ने 2 को मार डाला, ठीक, तो क्या होगा, मार डाला ऐसे, हाँ, तो 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर कितना बचेगा बेटा, E स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट E, सॉरी, वैल्यू कितनी आई, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई, E, और E की वैल्यू क्या होती है, KQ अपॉन A स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी KQ अपॉन A स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा, 60 डिग्री फ्रॉम EA या 60 डिग्री फ्रॉम EB। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड ऑफ E नेट, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, 60 डिग्री फ्रॉम EA एंड EB, EA और EB से 60 डिग्री। Yes. समझ आया, सारे बच्चे बताएं, मैं सबका रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को। Yes. Yes, sir. सभी को समझ आ गया, बहुत बढ़िया। सर, हाँ, बोलिए। इसके पहले वाला स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। देख लीजिए, अब इसके बाद वाला, डन। डन, यस। ओके। एक सवाल और देता हूं, एक चार्ज यहाँ पे Q1 और एक दूसरा चार्ज है यहाँ पे
Q2, ठीक, Q1 एंड Q2। Q1 है आपका 1 माइक्रोकूलम का, और जो Q2 है वो है आपका -2 माइक्रोकूलम का, ठीक। दोनों में डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर का, दोनों के दोनों वैक्यूम में, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वैक्यूम में प्लेस्ड है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, find the net electric field exactly at the middle, exactly at the midpoint। दोनों चार्ज का जो मिड पॉइंट होगा ना, एग्जैक्टली उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कम ऑन, वहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे। डेफिनेटली जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो, उस पॉइंट पे क्या करोगे? एक टेस्ट चार्ज चेक कर रख के देखो, और बारी बारी से दोनों चार्ज को ऑब्जर्व करो। पहले Q1 की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो लिखो, Q2 की वजह से कितना लगेगा वो लिखो। या -1? 1 है बेटा, एक 1 माइक्रोकूलम है, दूसरा -2 माइक्रोकूलम है। 1 और मतलब एक -2 जगह 1 और -2 से attraction, मैग्नेट्यूड, एक जगह रिपल्शन। एग्जैक्टली। आपका जो P पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा? आपका जो P पॉइंट होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, यस है ना? सर, मिड में। अरे यार ये स्टैंडर्ड को क्या हो जाता है, 1 सेंटीमीटर किससे? Q1 से, और 1 सेंटीमीटर Q2 से। ये P पॉइंट मान लिया हमने, ठीक। तो जो Q1 है वो पॉजिटिव है, तो P पॉइंट पे क्या करना है आपको? P पॉइंट पे हमेशा ही एक टेस्ट चार्ज, हाँ, या तो तुम दिमाग में टेस्ट चार्ज सोच के चलो कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड अवे होगा, नेगेटिव चार्ज से हमेशा फील्ड टुवर्ड्स होगा, यानी कि Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका इधर की तरफ होगा। यस सर, राइट की तरफ। राइट की तरफ क्यों? क्योंकि रिपल्सिव होगा ना। Q1 जो है वो पॉजिटिव है इसलिए रिपल्सिव होगा, और Q2 जो है वो नेगेटिव है इसलिए अट्रैक्टिव होगा, है ना? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा, तो यानी कि E2 का डायरेक्शन भी यही होगा, यस सर। वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता होगा। तो E1 का और E2 का दोनों का डायरेक्शन मिल गया। तो जब मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे एट P, तो क्या करोगे? E1 को और E2 को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है तो ऐड ही करना पड़ेगा ना आपको। यस सर। चलो E1 E2 को ऐड करो, E1 E2 की वैल्यू निकालो, ऐड करो फटाफट, चलो जल्दी से करो। -1। -1 क्या? किसका? E1 की वैल्यू। यस ये क्या होगा कि KQ/R², डिस्टेंस कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर है ना। 1 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हो आप? 1 सेंटीमीटर का आप लिख सकते सो हो 0 डिस्टेंस पॉइंट, 2 से अरे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो Q1 की वजह से 1 ही सेंटीमीटर होगा ना, 0.01, या इसको आप 10⁻² भी लिख सकते हो आप, 10⁻² मीटर, ठीक है। और ये भी हो गया 10⁻² मीटर, ठीक है। तो KQ/R1 का स्क्वायर प्लस KQ/R2 का स्क्वायर। देखो Q1 और KQ2 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप देखो R1 और R2 तो सेम है ना दोनों ही सूरत में, तो R1 R2 मत लिखो, सिर्फ R और R लिखो। इससे क्या होगा कि कॉमन मिल जाएगा बहुत कुछ। यहाँ पे K/R² ये कॉमन हो गया, ये Q1 प्लस Q2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो K कितना होता है? 9 × 10⁹ और डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है 10⁻², उसका स्क्वायर, और इंटू Q1 प्लस Q2। Q1 की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोकूलम, और Q2 है 2 माइक्रोकूलम, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। यस ठीक है, तो माइक्रोकूलम में रखो इसको। तो 9 × 10⁹ अपॉन 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 10⁻⁶, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए अभी। तो ये -6 प्लस 9 कैंसिल होगा तो 10⁻³ बचेगा, और कुछ भी नहीं होगा, ये -4 भी ऊपर ही चला जाएगा प्लस बन के। तो 9 × 3 = 27 × 10⁻⁻7,
27 इंटू 10⁻⁷, ये होगा आपका आंसर। आया समझ में या नहीं आया बोलो? Yes, sir. डायरेक्शन क्या होगा गुंजन? डायरेक्शन बोलो। सर टुवर्ड्स Q2 क्योंकि 0 डिग्री है उसका एंगल तो। एग्जैक्टली, टुवर्ड्स Q2, टुवर्ड्स Q2, या इसको पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में भी लिख सकते हो। चलो ठीक है। Yes. नेक्स्ट सवाल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेस्ड, स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, ठीक है। आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए और ए। फाइंड ई नेट एट डी, कम ऑन। डी फाइंड ई नेट एट डी, यस। डी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? भाई दोनों का वो होगा मतलब वो होगा रिपल्शन, तो एक 3 चार्ज है क्रॉस बेटा, यहाँ पे 3 चार्ज है, एक ए बी और सी, तीनों के चार्जेस रखे हैं ना। हाँ तो सर एक ऐसे जाएगा, एक बीच से जाएगा और एक नीचे जाएगा। 3 बनेगा, वेक्टर एडिशन होगा, तो एक होगा आपका ये बी, रिजॉल्व करना होगा। ई हाँ की वजह से होगा बेटा, Yes, और sir. ये होगा सी की वजह से, एक सेंटर में जाएगा, ये और ये बी की वजह से इधर होगा, बी के वजह से सेंटर में जाएगा। है ना। Yes. बट आप देखो यहाँ पे कि ये डिस्टेंस बनेगा a√2। अगर ये a है और ये भी a है तो ये a√2 होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो a√2 हो जाएगा, है ना। तो EB और EC और EA तीनों इक्वल नहीं होंगे। EA और EC भले इक्वल हो सकता है। जब ई नेट एट डी निकालोगे आप, तो EA प्लस EB प्लस EC लिखोगे, तो EA और EB तो इक्वल हो सकता है, EA और EC, सॉरी। अगर आप EA निकालिएगा तो EA की वैल्यू क्या होगी? KQ/A², इसको आप E मान लो। और EC निकालेंगे अगर आप, EC ये भी होगा KQ/A²। तो E से और A से दूरी सेम है, तो इसको भी आप E कह सकते हो। तो आप इसको भी E कह सकते हो और आप इसको भी E कह सकते हो। तो दो चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों 90 डिग्री पे हैं। देखो बेटा, जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो हमेशा इसको बाइसेक्ट करता है 45 के ऊपर। Yes. तो हाँ, तो ये एंगल भी 45 होगा। 45. हाँ, तो जब चार्जेस इक्वल होते हैं तो इक्वल एंगल पे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो अगर यहाँ पे E है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी E है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहीं कहीं बीच पे 45 डिग्री इसी डायरेक्शन में E नेट भी आएगा। इन दोनों का, सिर्फ 1 और 2 का, E नेट 1 ड्यू टू दिस E एंड दिस E। तो अब सेकंड बार में क्या करेंगे? E नेट 1 और EB दोनों सेम दिशा में आ गए, दोनों सेम लाइन पे आ गए, दोनों को ऐड कर देंगे। चलो जल्दी से करिए बेटा। E नेट 1 कैलकुलेट करिए पहले। E नेट 1 कैलकुलेट करिए। कौन, आप बात समझ रहे हो मेरी, नहीं समझ रहे हो? बताओ सर। तो E net 1 2KQ/A² होगा ना? 2KQ/A² क्यों होगा? क्योंकि अगर हम E सर नेट 1 जो आप E निकालोगे मेरे प्यारे बच्चे, E नेट 1, तो आप ये क्या होगा? E² प्लस E² E² प्लस 2E प्लस 2 इंटू E इंटू cos 90 ना, cos क्योंकि दोनों 90 E जो है वो 99 cos 90 डिग्री के पे हैं दोनों E, ठीक। 2E²। मैं जो E नेट 1 निकाल रहा हूँ बेटा, वो इस E का और इस E का रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ, इन दोनों E का,
ठीक है, ये ओके दो सर। 90 डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो दोनों का वेक्टर रिजल्ट कितना होगा? रिजल्टेंट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई इंटू कॉस 90, ये खत्म हो गया 0 डिग्री, ये 0 हो गया, खत्म हो गया, तो ये होगा 2e स्क्वायर, इसका मतलब है अंडर रूट 2 इंटू ई, और ई की वैल्यू है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो ये आया ई नेट 1, ठीक है। और जो ई नेट 1 है इसी डायरेक्शन में ई बी भी है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा ऑलरेडी, याद होगा गुंजन, कि जब भी दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी अगर पैरेलल होते हैं, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होती है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी हो जाता है, याद है आपको। और दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल होते हैं तो जब एंगल 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए माइनस बी, याद है आपको। एग्जैक्टली हाँ, तो यहाँ पे जब ई नेट एट डी पॉइंट निकालिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ई नेट 1 का मैग्नीट्यूड और ई बी का मैग्नीट्यूड ऐड कर दीजिए। अच्छा, ई बी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ई बी कैलकुलेट कर लीजिए, तो ई बी इक्वल टू क्या होगा? के क्यू अपॉन अंडर रूट 2a का स्क्वायर, यानी कि के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ई नेट 1 है अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस ये होगा के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, इसका मतलब है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर जब कॉमन निकालिएगा आप, तो ये होगा अंडर रूट 2 प्लस 1/2, ये हो गया आपका आंसर। आया समझ? यस सर। नहीं, तुमको नहीं आया, तुम झूठ बोल रही हो गुंजन, यू आर टेलिंग अ लाई। नहीं समझ आया ना तुमको? बोलो, पक्की बात है, लॉक कर दूं ना? यस ठीक है। सर। हाँ, हर्षिता, कसक, टाशी, पुंचुक, स्टैंडन एंगल्स, बोलो भाई। आ गया सर समझ में। आ गया सबको? यस सर। कसक शर्मा, सर तुमको आ आया? गया मेरे को। हाँ, शर्माया मत करो बेटा, चलो ओके। आगे एक और सवाल, एक और डिफरेंट नेचर ऑफ सवाल। जिस तरीके से आपको फोर्स में करवाया था कूलम्स लॉ में, वैसे ही यहाँ पे भी एक और डिफरेंट नेचर ऑफ सवाल, कि आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस 4q, दो चार्जेस हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, कुछ भी ले लो, डिस्टेंस l ले लो, l। My question is that where should इलेक्ट्रिक फील्ड भी? एक है प्लस क्यू, दूसरा है प्लस 4q। अब जब हम किसी भी पॉइंट को तलाशेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी हो सकता है कि जब दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो पहले तो हमको ये तलाशना पड़ेगा कि वो पॉइंट हमको कहाँ, किस रीजन में मिलेगा जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। एग्जैक्टली। तो अब हाँ, पहले तो ध्यान रखो कि इसी लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकालना है हमको। तो अगर मैं इस रीजन में कोई एक पॉइंट कंसिडर करूंगा, तो इस पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से ये E1 अगर मान लेते हैं ये चार्ज नंबर 1 है और ये चार्ज नंबर 2 है, ठीक है। तो E1 रिपल्सिव होगा और E2 भी रिपल्सिव ही होगा इस पॉइंट पे, दोनों सेम दिशा में होगा। तो इस पॉइंट पे तो हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गया। अगर आप इधर किसी पॉइंट पे करिएगा तो यहाँ पे भी देखिए E1 यहाँ पर रिपल्सिव सेम होगा, डायरेक्शन। हाँ, और E2 भी रिपल्सिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही चार्जेस सेम नेचर के हैं, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस हैं। इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पे लेकर चलेंगे तो एक इधर एक तरफ रिपेल करेगा, दूसरा दूसरी तरफ रिपेल करेगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल है मिलने का। तो अब सवाल ये है कि किधर रखूं मैं, प्लस क्यू के करीब रखूं या प्लस 4q के करीब रखूं? प्लस 4q के करीब रखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, डिस्टेंस भी कम, चार्ज भी बड़ा। और अगर प्लस क्यू की तरफ रखिएगा तो डिस्टेंस कम, चार्ज छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शायद बैलेंस हो जाए। तो हम कहीं पे यहाँ पे रख लेंगे, कोई एक पी पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे
जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो होगा वो इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो होगा वो इधर होगा। अब यहाँ पे शायद इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, चेक कर लेंगे क्या होगा नहीं होगा। ठीक, इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ये L माइनस x होगा ना बच्चों? Yes. हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। फॉर EP इज इक्वल टू 0, EP 0 तभी होगा जब E1 इक्वल टू E2 होगा, है ना। और E1 की वैल्यू क्या होगी, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर, और E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 की वैल्यू क्या होगी, k इंटू प्लस 4q और डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना बेटा, L माइनस एक्स का स्क्वायर। k ने k को मार डाला, q ने q को मार डाला, कितना बचा सर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगा L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। होगा कि नहीं होगा, बोलिए भाई, हाँ या ना, होगा ना। Yes, sir. तो L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू आप 2 लिख सकते हो, यानी कि L इज इक्वल टू, हाँ 2 आप लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप L माइनस एक्स इक्वल टू 2x भी लिख सकते हो, और इसका मतलब है कि x और प्लस 2x विल बी 3x, तो 3x इज इक्वल टू L भी लिख सकते हो और x इज इक्वल टू L अपॉन 3 लिख सकते हो। यानी कि स्मॉल q से स्मॉल चार्ज से L अपॉन 3 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 at L upon 3 distance from small charge plus q। आया समझ सबको? Yes. यस सर। ओके, एक आखिरी सवाल इस टॉपिक पे, फिर हम लोग नए सेक्शन में पहुंचेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडीज। आखिरी सवाल, ठीक है, ये है प्लस क्यू और ये माइनस 9q। ठीक, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। मैं सवाल ये है कि वेयर शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड, where should electric field be 0? चलो कमान जल्दी से फाइंड करो, तो आप खुद ही सॉल्व करोगे, आई विल नॉट हेल्प यू। सेम है सर, ये तो उसकी तरह ही है हाँ ना। तो आप आंसर कैलकुलेट करिए ना, यस यू नीड टू कैलकुलेट द आंसर ना।
sir. यस So 1/20 meters. From toward, so 1/20 meters. मतलब जो 5 पॉजिटिव सेंटीमीटर चार्ज, हाँ जी, 1/20 मीटर मतलब 5 सेंटीमीटर। यस सर। क्यू प्लस क्यू के अपोजिट, मतलब प्लस क्यू से आगे। गलत है बेटा। प्लस क्यू के पास तो रखेंगे, पर मेरा आंसर आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट। 5 सेंटीमीटर आपका आंसर है ना हर्ष, सॉरी गुण। यस सर। ओके अच्छा ठीक है, ओके लेट मी चेक। तो आप कहाँ पे रखोगे? पहली बात तो चार्ज कहाँ रखोगे ये बताओ, थर्ड चार्ज को, या इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो, किस रीजन में होगा? यहाँ पे होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो हो सकता है क्या? हाँ गुण ने बोला नहीं इधर सर, नहीं हो सकता ना, क्योंकि Yes. अगर ये चार्ज नंबर 1 है और ये नहीं मान सर। लो, हाँ और ये मान लो चार्ज नंबर 2 है, तो E1 जो होगा वो तो रिपल्सिव होगा और E2 जो होगा ये अट्रैक्टिव होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है ना E1 वो, होगा attractive। वो काफी वीकर होगा, ये E1 Yes. काफी वीक होगा और E2 काफी स्ट्रॉन्ग होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। नहीं एक हो सकता। अगर आप इस रीजन में जाओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, E1 जो होगा वो रिपल्सिव होगा और E2 जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे E2 के जीरो होने के चांसेस हैं, Yes. क्योंकि E1 जो होगा वो यहाँ पे है सर। नीदर स्ट्रॉन्ग नॉर वीकर, क्योंकि डिस्टेंस करीब है, Strong। चार्ज छोटा है, डिस्टेंस करीब है, और E2 जो है वो चार्ज बड़ा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो कॉम्परेटिवली इक्वल हो सकता है। ठीक है, अगर आप कहीं मिडिल में जाके देखोगे तो किसी भी पॉइंट के ऊपर देखोगे, ठीक है, तो आपका E1 इधर होगा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, और E2 भी होगा इधर की इधर अट्रैक्टिव, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, सिंपल है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है गुंजन, ठीक है, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पी पॉइंट मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी तभी जीरो होगा जब E1 इज इक्वल टू E2 होगा, और आप इस डिस्टेंस को x मानिएगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 10 प्लस 10 x, Yes, 10 प्लस x है ना, तो ये होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका के क्यू अपॉन 10 प्लस एक्स का स्क्वायर, 10 प्लस एक्स का स्क्वायर, अच्छा सॉरी के इंटू 9 क्यू, के इंटू 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होंगे, कैंसिल कर लीजिए पहले, के और क्यू कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो ये होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो 10 प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि 10 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि 10 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स 2x और x इज इक्वल टू 5। होगा क्या कह रही हो सर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9x स्क्वायर होगा ना? 9x। कहाँ पे स्क्वायर होगा? आप ये स्क्वायर है, ठीक है, आप जब स्क्वायर को खत्म करिएगा तो यहाँ पे जाकर अंडर रूट बनेगा ना, यस यस ठीक है, तो अंडर रूट 9 कितना होगा? 3 होगा ना, यस। हाँ, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 3 10 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स 2x और x इज इक्वल टू 5, सही था गुंजन तुम्हारा, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम दी स्मॉलर चार्ज। और डायरेक्शन क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का? डायरेक्शन क्या होगा? माइनस एक्स किधर? प्लस क्यू चार्ज। डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन बोलो। प्लस क्यू। अपोजिट फ्रॉम -9q। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा गुण? क्या डायरेक्शन होगा बोलो गुण? जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है कुछ? नो सर। नो सर, तो सोचना नहीं है,
अच्छा, तो मेरे को तो लगा था कि आप हाँ। डिस्टेंस की डायरेक्शन पूछ रहे, मतलब अरे कि डिस्टेंस की क्या तरफ डायरेक्शन होएगा? होती है? डिस्टेंस मतलब कि पॉइंट पी की डायरेक्शन कहाँ होएगी क्यू से? मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा था। खैर हाँ एनीवेज, जी। तो हाँ, तो ध्यान रखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो 0 है ना। तो दिस विल बी 5 सेंटीमीटर फ्रॉम स्मॉल क्यू। चलो ठीक है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में और क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो था ही। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्ज बॉडीज भी आता है, चाहे वो रॉड की वजह से या किसी सेमी सर्कुलर वायर की वजह से या किसी एक ऐसे बॉडी से जिसके ऊपर जो सिर्फ पॉइंट चार्ज नहीं हो, जिसके ऊपर और भी चार्जेस हो, जिसको एक्सटेंडेड बॉडी कहते हैं। ठीक है, जो क्लास 11th में पढ़ा होगा, याद है? सेंटर ऑफ मास पढ़ा है, रोटेशनल डायनामिक्स, सेंटर ऑफ मास पढ़ा था। तो सेंटर ऑफ मास में किस तरीके से आप निकालते थे एक्सटेंडेड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास? आपको याद है, एक छोटा सा सेगमेंट मानते थे डीएम, उसको फिर इंटीग्रेट करते थे और फिर उसको फिर इंटीग्रेट करके आप टोटल सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते थे उस पूरे एक्सटेंडेड बॉडी का। वैसा ही यहाँ पे भी करना है कि जब एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी होगा तो उसका छोटा सा सेगमेंट हम डी क्यू मानेंगे और उसके बाद फिर उस डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके इंटीग्रेट कर लेंगे तो पूरे बॉडी का निकलेगा। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी कि कैलकुलस भी याद रखना पड़ेगा, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, आपको कैलकुलस भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, सब लोग सोचो और सोच के बताओ कि अगर ये मान लेते मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, ठीक, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा है, तो इस प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? मुझे जल्दी से बताओ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अच्छा, मुझे एक बात समझाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने का ये मतलब हो सकता है कि शायद हो ना हो यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रखा होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सारे इस डायरेक्शन में। इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं है ना? नो सर, नो सर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हमेशा क्या करेगा? रिपल, यानी कि इस प्लस के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। अब इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? देखो मैं लिखता हूं, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल due to force on a charged particle placed in an electric field. Charged particle placed in an electric field. ठीक, ये फोर्स की वैल्यू होती है Q into E। क्या होती है वैल्यू? फोर्स इज इक्वल टू Q into E। ठीक, याद होगा आपको फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन Q, तो F इज इक्वल टू कितना होगा? Q into E। सिंपल है ना? यस। हाँ, तो क्योंकि E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q, टेस्ट चार्ज पे निकालना था तो Q नॉट लिया था हमने। अगर कोई टेस्ट चार्ज नहीं होगा, कोई पॉइंट चार्ज होगा तो F इज इक्वल E इज इक्वल टू F अपॉन Q। सिंस E इज इक्वल टू F अपॉन Q तो F इज इक्वल टू E इंटू Q। ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये भी आगे काम आएगा इसलिए मैं लिखवा रहा हूं पहले। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर इन केस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखने के बजाय अगर हम
यहाँ पे माइनस चार्ज रखते तो अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता बेटा? अट्रैक्टिव होता ना, ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगता है ना। और इस एफ की वैल्यू क्या होती बेटा? वो भी क्यू ई ही होती, ये भी क्यू ई ही होता, ये भी क्यू ई और ये भी क्यू ई होता। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ माइनस चार्ज विल बी इक्वल टू टुवर्ड्स, सॉरी यहाँ पे मैंने अवे फ्रॉम यार अपोजिट टू लिखो, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान रखें आगे से जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वहां पे कहीं चार्ज को प्लेस करेंगे, उस चार्ज का मोशन भी हम लोग देखेंगे, उस चार्ज का मोशन कैसा होगा, तो वो हमारे टॉपिक में आगे है, ठीक है। वहां पे फिर प्रोजेक्टाइल मोशन भी यूज होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितना लगता है? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, नेगेटिव पे भी लगता है क्यू इंटू ई, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो होगा ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यस। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज रॉड के बारे में पढ़ना है। अगर मैं अभी शुरू करता हूं तो इट विल टेक एटलीस्ट 15 मिनट्स, सो मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, है ना। तो इट इज 5:27, अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर मुझे कम से कम, क्योंकि उसके अंदर पूरा कैलकुलस का यूज है अगले। अच्छा आपको कैलकुलस, अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, जितने भी बच्चे हैं सब लोग अपना माइक ऑन करेंगे, मुझे बताएंगे क्या सबको कैलकुलस क्लियर है सबका, या कैलकुलस पढ़ाना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन? पढ़ाना पड़ेगा। एकदम ऑनेस्टली बोलिएगा, कसक बोल रही है, पढ़ाना पड़ेगा। हर्षिता पढ़ा दीजिएगा एक बार। अच्छा टाशी पुंचुक, डिफरेंशिएशन थोड़ा क्लियर है, इंटीग्रेशन तो नहीं है। अच्छा और गुण सर पढ़ा देना। पढ़ाना पड़ेगा, ओके। स्टेंजन, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन शॉर्ट में करेंगे। थोड़ा बहुत आप भी पढ़ लीजिएगा, फॉर्मूला वगैरह देखिएगा, हम लोग शॉर्ट में पढ़ के जल्दी से खत्म कर लेंगे, एक क्लास में कोशिश करेंगे खत्म करने का, ठीक है। क्योंकि आगे जो टॉपिक्स है ना इसमें, क्योंकि आगे जितना भी टॉपिक है इन सब में कैलकुलस का यूज है कंप्लीटली, डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी, इंटीग्रेशन ज्यादा है। और इस चैप्टर के एंड में जो सबसे आखिरी टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम में तो पूरा कैलकुलस ही है, पूरा इंटीग्रेशन ही है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यानी कि कैलकुलस आपको आना ही चाहिए इलेक्ट्रिक 12th क्लास में, अगर पूरा फिजिक्स आपको समझना अच्छे से तब, क्योंकि हर जगह पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज तो है ही। कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप किया है आपके इस टॉपिक का, मैं चाहूँ तो सवाल पूछ सकता हूँ, वहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन का यूज था इसलिए मैंने नहीं पूछा। चलो एनीवेज हम नेक्स्ट क्लास में करवा लेंगे, तो वैसे क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। चलो बोलिए, बोलो तो एक बार स्लाइड 1, 2, 3 दिखा दीजिए फिर से। स्लाइड 1, 2, 3 फर्स्ट वाला दिखाओ ना सर। फर्स्ट वाला दिखाऊं? स्टार्टिंग से सर। ये फर्स्ट वाला सर, यही है फर्स्ट स्लाइड। एक सेकंड से, यस यस। सर सेकंड दिखा दो। सेकंड दिखा दूं? ये देखो, डन डन सर। थर्ड और 10th। यस ओके डन।